नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 के विषय संस्कृत का मॉडल पेपर हल करेंगे और ये मॉडल पेपर 50 नंबर का होगा। तो आइए एक-एक करके सभी प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, स्वर संधि कति भेदा सन्ति? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 पंच, यानी कि स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, रविंद्र इत्यस्य उचित संधि विच्छेद चिन्होतु, यानी कि रविंद्र का उचित जो संधि विच्छेद है वो कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा स, रवि धन इंद्र। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न है, आड प्लस दा प्लस ल्यप उचित संयुक्त पद चिन्होतु, यानी कि इसका जो संयुक्त यानी कि उसका संधि होगा आदा ल्यप। अगला चौथा प्रश्न है, उपसर्गा कति सन्ति? तो इसका हो जाएगा 22। अगला प्रश्न पांचवा है, सप्त भगिनी इति पाठ्यस्य क्रमे क, यानी कि सप्त भगिनी जो पाठ है उसको कौन सा है? तो उसका नवम, यानी कि नवा पाठ है। अगला छठा है, नेतुम इति पदे किम प्रत्यय? तो इसका हो जाएगा नेतुम में प्रत्यय है वो है तुमुन। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न है, अपादान कार के का विभक्ति प्रत्युत्ते? तो इसका हो जाएगा ब, पंचमी। अगला आठवां प्रश्न है, मात पितरो इति पदे कै समास है? तो इसका तो माता पिता में समास हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला नौवां प्रश्न है, लिखिष्यति पदे कै लकार? तो इसका हो जाएगा लिट लकार। 10वां प्रश्न है, अभ्यास इति पदे संधे नाम किम? तो अभ्यास में जो संधि है वो हो जाएगी यण संधि। 11वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तका को अपनी श्लोकी से लिखित? तो यहाँ पाठ्य पुस्तक में से कोई भी 2 श्लोक आपको लिखने हैं जो किताब में से आपको याद करने होंगे। कंठस्थ जो भी श्लोक होते हैं वो आपको लिखने होते हैं, कोई भी 2। अगला है 12वां प्रश्न, 24 और 39 को संस्कृत भाषा में संख्याओं को लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 को कहते हैं चतुर्विंशति और 39 का हो जाएगा नवत्रिशत, यानी एकोन चत्वारि शत, कोई भी एक, यानी कि दोनों में से कोई एक हो जाएगा। चाहे तो ये लिख दो चाहे ये लिख दो, सेम ही है 39 का संस्कृत में। अगला प्रश्न है 13वां, प्रत्यय से परिभाषा भेदा नाम से नामोल्लिखित करो, यानी कि प्रत्यय की परिभाषा और उसके भेदों के नाम लिखने हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा कि प्रत्यय विभक्ति रहित मूल शब्द के अंत में अर्थ सहित शब्द को बतलाने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 5 प्रकार होते हैं। पहला विभक्ति प्रत्यय, दूसरा कृत प्रत्यय, तीसरा तद्धित प्रत्यय, चौथा स्त्री प्रत्यय और 5वां हो जाएगा धात्वय प्रत्यय। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, उपसर्ग प्रत्यय लिखित। उपसर्ग प्रकृति प्रत्यय लिखित, उपसर्ग और प्रत्यय लिखना है लेकुतुम का, नित्वा का, चलित्वा का और वियोग का। तो इसका हो जाएगा 15 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेखुतुम का प्रत्यय हो जाएगा तुमुन, नित्वा का प्रत्यय हो जाएगा कत्वा, चलित्वा का प्रत्यय हो जाएगा कत्वा और वियोग का प्रत्यय हो जाएगा योग। इसी प्रकार इसके उपसर्ग हो जाएंगे, लेखुतुम का उपसर्ग लिख, नित्वा का नि, चलित्वा का चल और वियोग का वि। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां प्रश्न, प्रश्नानि कृत कोपि चार, यानी कि कोई भी 4 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो पहला क का हो जाएगा गुहाया स्वामी कह आसत? तो इसका हो जाएगा श्रीगाल। अगला है सविख्य साधनम किम भवति? तो इसका आंसर हो जाएगा बलम। अगला ग सप्त भगिनी परदेसे उद्योगे प्रमुख, तो इसका वंश उद्योग यानी कि बांस के उद्योग है उसका प्रमुख रूप से उद्योग था। अगला हो जाएगा वैष्णिन किम नश्यति? तो इसका हो जाएगा विद्या फलम। और 5वां आखिर है कस्मिन उद्योगे वृक्षसा उपजने? तो कृण उद्योगे, कृग उद्योगे। इसी प्रकार अगला 16वां प्रश्न है, रमा और गुरु का शब्द रूप लिखना है। तो इसका हो जाएगा 16 प्रश्न का शब्द रूप है
तो रमा का शब्द रूप है रमा, रमे, रमा। द्वितीय विभक्ति हो जाएगा रमाम, रमे, रमः, ये सेम। तृतीय रमया, रमाभ्याम, रमाभि। चतुर्थ विभक्ति हो जाएगी रमय, रमाये, रमाभ्याम, रमाभ्य। अगला पंचमी विभक्ति हो जाएगा रमाया, रमाभ्याम और रमाभ्य। अगली षष्ठी विभक्ति हो जाएगी रमाया, रमायो, रमा नाम। सप्तमी विभक्ति हो जाएगी रमायाम, रमायो, रमासु। इसी प्रकार संबोधन विभक्ति हो जाएगी हे रमा, हे रमे, हे रमः। इसी प्रकार गुरु का शब्द रूप हो जाएगा गुरु, गुरु, गुरुवः। द्वितीय विभक्ति हो जाएगी गुरु, गुरु, गुरून्। तृतीय विभक्ति हो जाएगा गुरुना, गुरुभ्याम, गुरुभि। चतुर्थ विभक्ति गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्ये। पंचमी विभक्ति गुरु, गुरुभ्याम, गुरुभ्ये। षष्ठी विभक्ति गुरु, गुरुवो, गुरुनाम। सप्तमी विभक्ति गुरु, गुरुवो, गुरुसु। और संबोधन विभक्ति हो जाएगी हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवे। अगला नेक्स्ट प्रश्न है लिख धातु लट, लट लिट से लकार लिखिए। लट और लिट लकार में लिखना है लिख धातु को। तो इसका 17वें का आंसर हो जाएगा ये लिखती, लिखतः, लिखत, लिखंती, लिखसी, लिखत, लिखत, लिखामी, लिखाव, लिखाम। इसी प्रकार लिख धातु का लिट लकार हो जाएगा लिखिष्यति, लिखिष्यत, लिखिष्यति, लिखिष्यसि, लिखिष्यथ, लिखिष्यथ। और उत्तम विभक्ति हो जाएगी लिखिष्यामि, लिखिष्याव और लिखिष्याम। अगला प्रश्न हो जाएगा कोपि चतुर्वाणि वाक्यानि संस्कृत अनुवाद करोति। तो इसका संस्कृत अनुवाद करना है। बालक का हो जाएगा बालक पुस्तक पढ़ता है, ये हिंदी में दिया हुआ है। तो इसका संस्कृत में आपको लिखना है। तो इसका हो जाएगा बालकः पुस्तकानि पठति। ख का हो जाएगा नरेश विद्यालय जाता है। तो इसका हो जाएगा नरेश विद्यालय गच्छति। ग हो जाएगा राजा भिखारी को वस्त्र देता है। तो यहाँ हो जाएगा नृपः भिक्षुकः वस्त्राणि ददाति। घ के अंदर हो जाएगा मैं फल खाता हूँ, अहम फलम खादति। और ड के अंदर हो जाएगा राम साइकिल से फतेहपुर जाता है। तो इसका हो जाएगा रामः द्विचक्रिकान् फतेहपुर गच्छति। तो ये आपका संस्कृत में हो जाएगा अनुवाद। अगला 19वां प्रश्न है सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखना है। यानी कि ये जो श्लोक है गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनेव यानम नगारोहणम बलम सविक्य भवति साधनम सदैव प्रोतो विदेहि चरणम। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा ये यानी कि कभी निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता हुआ कहता है कि चलो चलो आगे पैर रखो, हमेशा आगे की तरफ कदम रखो। निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना निवास है, इसलिए वाहन के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। अपना बल ही साधन होता है, इसलिए हमेशा आगे की ओर पैर रखो अर्थात आगे कदम बढ़ाओ। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है सॉरी 20वां प्रश्न है अस्माकं विद्यालये वा भारतदेशे विषय संस्कृत भाषायां 10 वाक्यानि लिखित। तो अस्माकं विद्यालय यानी कि हमारे विद्यालय का और भारत देश पर किसी एक पर आपको संस्कृत में 10 वाक्य लिखने हैं। अगला नेक्स्ट है जर कारणादिन तृस्य अवकाश प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषायां लिखित। तो आपको प्रार्थना पत्र है वो संस्कृत भाषा में बुखार के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र
हो जाएगा यहाँ अस्माकं विद्यालय का पहले देख लेते हैं कोई भी। तो अयम विद्यालय अस्ति, मम विद्यालय राजकीय वर्तते, अयम विद्यालय जयपुर नगरे, जो भी आपका स्थान हो वहाँ पर लिख देना है। मध्ये वर्तते, मम विद्यालय शोभेन प्रसिद्धः अस्ति, अहं षष्ठकक्षायां पठामि, मम विद्यालये, जो भी आप कक्षा में पढ़ते हो वो लिख देना है। मम विद्यालये कः पुस्तकालय वर्तते। तो ये संस्कृत का हो जाएगा। उसके बाद में आपका प्रार्थना पत्र है, बीमारी का जो प्रार्थना पत्र है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले सेवायाम, नेक्स्ट हो जाएगा श्रीमन्तः प्रधान अध्यापकः महोदय। उसके बाद में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जो भी आपके विद्यालय का नाम होता है उस विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद में आपको विषय लिखना है। विषय हो जाएगा दिन द्वितीय या फिर द्वितीय अवकाश न, जितना भी आपके प्रश्न पत्र में दिया हुआ होगा कितने दिन का अवकाश चाहिए तो वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में आपको महोदय लिखना है। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहं जबर पीड़िताय रुग्णोऽस्ति, अतः विद्यालय आगन्तुं न शक्नोमि, अस्मात् कारणात् अवकाश दत्त्वा कृतार्थ भवन्तु, से धन्यवाद। यहाँ आपको लिखना होता भवतां आज्ञापाल के कक्षा जो भी षष्ठ है वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, एक कथा या सारांश हिंदी भाषा में लिखिए। आपको एक कथा का सारांश लिखना है, चाहे कोई भी कंटिन्यू हो, चाहे विलेसी वाणी कदापि न श्रुता, कोई भी एक पाठ का आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। तो यहाँ हिंदी में आपको कहानी का सारांश लिखना है। तो यहाँ पर कंठ के नेव कंटकम, यानी कि इस जो कहानी है इसका सारांश आपको यहाँ दिया हुआ है। यानी कि कथा के अनुसार चंचल नामक कोई भी एक शिकारी एक बार वन में उसके द्वारा बिछाए गए जाल में एक बाघ फंस गया और बाघ के द्वारा प्रार्थना करने पर उसे शिकारी उसे बाहर निकाल देता है। और बाघ ने शिकारी को पानी लाने के लिए कहा। पानी पीने के बाद बाघ ने कहा, मेरी प्यास तो शांत हो गई किंतु मैं भूखा हूँ, अतः मैं तुमको खाऊंगा। तो बाघ को कृतज्ञता को देखकर शिकारी नदी के जल के पास जाता है। नदी का जल कहता है कि लोग स्वार्थी होते हैं, वे मेरा जल पीते हैं और मुझे गंदा करते हैं। इस प्रकार बात का समर्थन करता है। बाघ का समर्थन करता हुआ वृक्ष कहता है कि लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं और मेरे फल खाते हैं, किंतु मुझे ही काटते हैं। इसके बाद शिकारी अपनी व्यथा वहीं पर स्थित एक लोमड़ी को सुनाता है। लोमड़ी अपनी चतुराई से उस बाघ को पुनः उसी जाल में फंसा देती है। तो इस कहानी का सार है कि धूर्त कपटी लोगों के साथ में कपटपूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कक्षा 6 का मॉडल पेपर था, कक्षा 8 का मॉडल पेपर था संस्कृत विषय का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।